हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्रथम वर्ष चैप्टर नंबर 2। ये हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्रथम वर्ष चैप्टर नंबर 2 है, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने मानक एवं मानकीकरण आपको समझाया है, BIS के लाभ समझाए हैं, BIS थ्योरी क्या होती है वो समझाई है, और SI प्रणाली समझाई है। ये सब हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की प्रथम हेडिंग को। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 की प्रथम हेडिंग है, जो कि है हैक्सॉ। आज हम बात करेंगे हैक्सॉ क्या होता है और उसकी सावधानियों के बारे में। यह लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाला हस्त औजार है। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम, हैंडल, उच्च कारण इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। इसके ब्लेड की लंबाई प्रायः 30 सेंटीमीटर होती है। विद्युतकार इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों, तारों, नट बोल्ट आदि को काटने के लिए करते हैं। हैक्सॉ क्या होता है? यह एक लोहा यह एक मतलब धातुक वस्तु होती है, जो कि लोहा या फिर पाइप या नट बोल्टों को काटने के कार्य आती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी ब्लेड की लंबाई प्रायः 30 सेंटीमीटर होती है। और इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि समंजित ब्लेड होल्डर, मतलब इसका यह है कि एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, और होता है फिक्स ब्लेड होल्डर और हैंडल, और जो ये है इसे हम बोलते हैं विंग नट। ये यहाँ पर कुछ हमारे मुख्य भाग होते हैं। हम बात करेंगे इसके सावधानियों की। सावधानियाँ: इसका ब्लेड अच्छी तरह कसा हुआ होना चाहिए। जब हम कार्य करें तो उसका ब्लेड जो है वो अच्छी तरह कसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ढीला होगा तो जो भी वस्तु हम काट रहे हैं उस पर फंसकर वो टूट सकता है। आगे ब्लेड के दांतें आगे की ओर होने चाहिए, कि जो ब्लेड के दांत हैं वो जब हम काटें तो आगे की ओर रखकर फिर पीछे की ओर खींचे तब करनी चाहिए। अधिक मोटे जॉब की कटाई करते समय शीतलक अथवा जल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा इसमें क्यों दिया है? क्योंकि जब भी हम अधिक मोटे किसी भी जॉब की कटाई करेंगे तो उसमें जब हम काटते हैं ना, तो हमारा जो ब्लेड होता है वो गर्म हो जाता है। तो अगर हम शीतलक या फिर ठंडे जल का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो ब्लेड है वो पुनः ठंडा हो जाएगा, अथवा ज़्यादा गर्म हो गया तो उसकी टूटने की संभावना हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि हमारा आरी यानी कि सॉ। यह किसी वस्तु को काटने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला हस्त औजार है। इसमें प्रयुक्त धातु के ब्लेड पर अलग अलग आकार के दांत बने होते हैं, जिनका प्रयोग लकड़ी, धातु, चादरों, पाइप आदि को काटने के लिए किया जाता है। आरी को पकड़ने के लिए इसमें लकड़ी का मजबूत हैंडल का प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आरियाँ होती हैं। आरी क्या होती है? ये वस्तु को काटने वाला एक हस्त औजार होता है, जिससे हम क्या क्या काट सकते हैं? लकड़ी काट सकते हैं, जो धातु की चादर होती है उसे काट सकते हैं, और पाइप को काट सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की। पहले आती है हमारी वुड आरी। देखो, इसकी लंबाई प्रायः 30, 35, 40 या 45 सेंटीमीटर होती है। विद्युत कार्य के लिए 3 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली वुड आरी उपयुक्त होती है। देखो, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है वुड आरी, ये हमारी होती है वुड आरी। ये तो होता है ब्लेड और ये होता है हैंडल। इसकी लंबाई मतलब ये 30, 35, 40, 45 सेंटीमीटर तक आती हैं। बाकी सामान्यतः 30 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली की आरी का हम प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने आगे टॉपिक। हमारा अगला जो इसका प्रकार है वो है टेनन आरी। विद्युत कार्य के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली टेनन आरी उपयुक्त होती है। इसका प्रयोग लकड़ी, सनमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए या फिर उन्हें आवश्यक आकृति प्रदान के लिए किया जाता है। ये होती है हमारी टेनन आरी। इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 40 सेंटीमीटर। देखो, टेनन आरी इस तरह से होती है। ये इसका हैंडल होता है, ये है इसको हम एज बोलते हैं, ये हमारा ब्लेड होता है। इसका हम प्रयोग सनमाइका, प्लास्टिक और लकड़ी को काटने के लिए करते हैं। अगला है हमारा कीहोल आरी। यह लगभग 3 से 4 mm चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली छोटी आरी होती है। विद्युत कार्य सनमाइका टॉप वाले वायरिंग बोर्डों में ड्रिल मशीन के लिए
गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब हम ड्रिल से छेद करते हैं तो इसका प्रयोग क्या होता है कि उस छेद के लिए हम अपने आवश्यकता अनुसार चाहे तो उसे आयताकार या फिर वर्गाकार उसे आकृति प्रदान कर सकते हैं। यह है हमारी की होल आरी, जो कि एकदम पतली ब्लेड की तरह होती है, जो कि हर जगह आराम से इसका प्रयोग किया जा सके। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानियों की कि अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियों के बारे में ध्यान रखना है। हमारा पहला पॉइंट है, इन्हें केवल लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर ही प्रयोग करना चाहिए और धात्विक वस्तुओं पर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें धात्विक वस्तु पर प्रयोग करेंगे तो इनका ब्लेड टूट जाएगा। धात्विक वस्तु के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, वो हम करते हैं हैक्सॉ। अगला है, प्रयोग के समय ब्लेड पर मूवी ऑयल या ग्रीस का हल्का सा लेप आवश्यकता अनुसार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्रीस या ऑयल लगा लेंगे तो हमारी जो आरी है वो एकदम मुलायम चलेगी और बढ़िया काटेगी। इनके दांत तेज रखने और आवश्यकता अनुसार तिकोनी रेती इसकी धार घिसकर तेज कर लेना चाहिए, कि जब भी हम इसका प्रयोग करें तो हमें इसके जो दांत हैं उनको तेज कर लेना चाहिए। कौन सी रेती से? तिकोनी रेती से। अभी हम आपको रेती के प्रकार बताएंगे, तो उसमें बताएंगे कि तिकोनी जो रेती होती है वो क्या होती है। जो हमारा अगला है वो है पेचकस। पेचकस का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य भाग जैसे कि टेप क्या होती है, ये टेप होती है, ये शैंक और शैंक या फिर इसे हम ब्लेड भी बोल सकते हैं, ये हमारा हैंडल एवं पिन होती है। कार्यशाला में विभिन्न लंबाई वाले पेचकस जैसे 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः हम कौन सा प्रयोग करते हैं? लगभग 25 सेंटीमीटर वाला। ये तो आप जानते हैं, ये पेचकस, इसका प्रयोग हम किसी भी नट बोल्ट को खोलने के लिए या टाइट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अभी हमने पेचकस पढ़ा है, तो हम इसकी सावधानियों के बारे में भी बात करेंगे कि जब हम पेचकस का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखो, इन्हें छेनी की भांति हैमर से चोट करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ काटना होता है तो पेच का ऐसे रखा और ऊपर से उसके हथौड़ा मारने लगे, तो हमें वो नहीं करना है। प्रयोग से पूर्व यदि हैंडल पर ग्रीस आदि लगी हो तो उसे साफ़ कर लेना चाहिए, जिससे कि पेचकस के स्लिप होने की संभावना न्यूनतम रहे। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम कार्य कर रहे हैं और हमारा जो पेचकस का हैंडल है, अगर उस पर ग्रीस या फिर कोई भी स्नेहक लगा हुआ है तो हमें उस स्नेहक को साफ़ कर लेना है, ताकि जो पेचकस है वो हमारे हाथों से ना फिसले। अगला है, पेच में कटे स्लॉट की लंबाई के तुल्य चौड़े टिप वाला पेचकस प्रयोग करना चाहिए, कि उसमें जो खाँचे कटे हुए होते हैं ना बोल्ट में, उसके अनुसार हमें पेचकस का प्रयोग करना चाहिए। चोट से बचाव के लिए पेचकस की टिप को घिसकर अधिक नुकीला नहीं बनाना चाहिए। तो पेचकस की कभी क्या है, हम जो पेचकस की जो नीचे टिप होती है उसको हम घिस देते हैं ताकि वो नुकीला हो जाता है। तो उससे ये होता है ना, अगर वो नुकीला हो जाएगा तो हमें हानि पहुंचा सकता है, इसलिए हमें उसको घिसना नहीं चाहिए। हम अगला बात करते हैं जो कि है पोकर। इसे सुम्बी या ब्रॉडल भी कहते हैं। यह पेचकस से मिलती जुलती आकृति वाला औजार होता है। इसके शंख की लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर होती है और इसकी टिप होती है वो नुकीली होती है और यह पीछे की ओर चौकोर हो जाता है। तो जिसकी टिप है एक ऐसी होती है, ये नुकीली होती है। और जैसे हमारे पेचकस में शैंक होता है, इसमें भी शैंक और हैंडल दोनों होते हैं। जो पोकर होता है, इसका कार्य क्या होता है? इसका उपयोग लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने से पूर्व पेच के लिए छोटा खाँचा बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम ड्रिल मशीन से छेद करते हैं, वैसे ही हम इससे मतलब छोटा सा छेद कर सकते हैं पोकर के द्वारा। इसका प्रयोग छेद करने के लिए, अगर हम फिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो छेद करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है पोकर संबंधी सावधानियाँ। इसका प्रयोग धात्विक वस्तुओं पर नहीं करना चाहिए और इसकी टिप आगे से नुकीली तथा पीछे से चौकोर बनी रहनी चाहिए, तभी यह उपयुक्त तरीके से कार्य कर पाएगा। हमारा अगला है वो है रोल प्लग टूल। तो यह पत्थर की दीवार में छेद करने में काम आता है। वायरिंग करते समय इससे दीवार में छेद करके पीवीसी की स्लीव लगाकर पेच कसे जाते हैं। इसका होल्डर माइल्ड स्टील व विट कार्बन स्टील का बना होता है। ये हमारा रोल प्लग टूल, इसे हम बोलते हैं टूल होल्डर, इसे बोलते हैं टूल बिट। ये शायद बिट आपने देखी हो, जो हमारी ड्रिल मशीन होती है उसमें जो हम आगे लगाते हैं बिट, भाई होती है हमारी रोल प्लग टूल, उसे हम बोल सकते हैं।
इसका कार्य होता है किसी भी दीवार में छेद करना, और छेद करने के बाद हम इसमें एक प्लास्टिक की पीवीसी डालते हैं, उसके बाद हम नट को टाइट करते हैं। ये हमारा अगली हेडिंग है, वो है रोल प्लग टूल संबंधित सावधानी है। देखो, इसे धातु की चादर आदि में छिद्र करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे भूमि पर नहीं पटकना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार इसकी बिट जो है वो टूट सकती है। अब हम बात करेंगे फेस टेस्टर की। टेस्टर क्या होता है, ये तो आपने देखा ही होगा, घर पर सामान्यतः इसका प्रयोग करते हैं फेस टेस्टर। देखो, यह देखने में तो पेचकस जैसा ही होता है, परंतु यह पेचकस नहीं होता है। इसके ब्लेड की लंबाई प्रायः 8 सेंटीमीटर होती है, और इसके हैंडल में एक कारण प्रतिरोधक तथा एक नियॉन लैंप शैंक और हैंडल के ऊपर धात्विक कैप के बीच संयोजित रहता है। इसका प्रयोग फेज की उपस्थिति तथा पहचान के लिए किया जाता है। यह भूमि पर खड़ा व्यक्ति इसकी कैप को स्पर्श करता हुआ इसकी टिप को फेज या तार या पिन से स्पर्श करता है, तो इसका जो नियॉन लैंप है वो चमक उठता है, जो फेज की उपस्थिति दर्शाता है। यह 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए बनाया जाता है। देखो, जो हमारे फेस टेस्टर है, ये सामान्यतः देखने में तो पेचकस जो होता है उसकी तरह लगता है, परंतु ये पेचकस नहीं होता। इसके पीछे एक कैप दी हुई होती है, बीच में नियॉन लैंप लगा हुआ होता है, और ये शैंक होती है, ये आगे टिप होती है। तो जो इसके पीछे क्लिप है, इस पर अगर हम हाथ रखते हैं और जो हमारी फेज लाइन है, अगर हम वहाँ पर इसको टच करेंगे तो जो नियॉन लैंप है ये जलेगा। ये हमें उसकी फेज की उपस्थिति बताएगा कि फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। परंतु ये कब संभव है, जब हम भूमि पर खड़े होकर करेंगे, क्योंकि भूमि से जब ये अर्थिंग जाएगी ना, तभी हमें बताएगा कि वहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जब तक हम इसकी जो पीछे क्लिप होती है, अगर हम उस पर टच नहीं करेंगे तब तक ये लैंप नहीं जलेगा। अगला है फेज टेस्टर संबंधी सावधानियाँ। इसकी कार्यकारिणी वोल्टेज प्रायः 500 वोल्ट होती है, मतलब इसे हम 500 वोल्ट तक इसका प्रयोग करते हैं। 500 वोल्ट तक फेज को जानने में इसका प्रयोग करते हैं, अतः इससे अधिक वोल्टेज के परीक्षण के लिए इसका प्रयोग नहीं करा जाता। तो अगर 500 वोल्ट से अधिक है तो उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे परीक्षण के लिए, तो हम करेंगे टेस्टिंग लैंप की, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अगला है हमारा इलेक्ट्रीशियन चाकू, यानी कि इलेक्ट्रीशियन नाइफ। यह एक इंसुलेटेड चाकू होता है। इसका प्रयोग तारों पर से इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं, जिसमें एक ब्लेड काफ़ी तेज़ धार वाली होती है, जो इंसुलेशन छीलने में प्रयोग की जाती है, वह दूसरी ब्लेड कम धार वाली होती है, जो SI तारों पर से इनेमल या गंदगी हटाने का कार्य करती है। देखो, ये हमारा इलेक्ट्रीशियन चाकू, जो कि नॉर्मल चाकू की तरह होता है। इसका जो इसमें 2 ब्लेड होते हैं। प्रथम ब्लेड का कार्य होता है कि जो भी वायर है उससे हम इंसुलेशन हटा सकें, और दूसरे ब्लेड का कार्य होता है कि अगर उस वायर पर कुछ भी गंदगी लगी है या फिर जैसे जंग वगैरह है, तो उसको हटाने के लिए हम दूसरे जो चाकू होता है उसका प्रयोग करते हैं। अगला है हमारे इलेक्ट्रीशियन चाकू संबंधी सावधानियाँ। इसका प्रयोग तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए, केवल उसका इंसुलेशन हटाने के लिए करना चाहिए। प्रयोग करने के बाद इसे बंद करके टूल किट में ही रखना चाहिए, क्योंकि चाकू से तो वैसे ही बहुत जल्दी हाथ वगैरह करने की संभावना। इसे टूल किट में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि चाकू से हाथ करने की संभावना रहती है। इसका प्रयोग इनेमल तारों पर इंसुलेशन खुरचने में नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक। देखो, हमारा अगला है टेस्टिंग लैंप या फिर टेस्ट लैंप। ये भी हमने आपको बताया था। तो परीक्षण करने वाले लैंप का प्रयोग किसी AC परिबद्ध में शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें एक होल्डर लगा होता है, जिसमें 2 इंसुलेटेड तार लगे होते हैं, तथा होल्डर में एक 60 वाट का बल्ब लगा होता है। इसका प्रयोग भी टेस्टर की तरह किया जाता है। नंगे तार से स्पर्श करने पर यदि बल्ब जलता है तो परिपथ में विद्युत प्रवाह हो रहा है, अन्यथा नहीं। देखो, जो हमने बोला था ना, इसका कार्य होता है एकदम टेस्टर की तरह। इससे भी हम यही पता करते हैं कि फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, इसमें मेन लाइन है वो आ रही है या नहीं आ रही है। अगला टेस्ट लैंप संबंधी सावधानी। टेस्ट लैंप को प्रयोग करने से पूर्व इसके तारों एवं लैंप की सही फिटिंग की जाँच कर लेनी चाहिए, और इसका प्रयोग 250 से अधिक वोल्टेज पर नहीं करना चाहिए। इस पर लिखा है 250 वोल्टेज से अलग इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा स्क्राइबर।
स्क्राइबर स्टील अथवा कार्बन स्टील से बना नुकीला व पैना औजार होता है। वैद्युतिक में मुख्यतः प्लेन एवं डबल एंडेड स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग कर्तन कार्य से पूर्व कार्यखंडों पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जिन स्थानों पर पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता उन स्थानों पर स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लेन स्क्राइबर होता है, दूसरा होता है डबल एंडेड स्क्राइबर। इनका प्रयोग हम करते हैं कहीं भी मार्किंग के लिए, ऐसी जगह जहाँ पर हम पेन पेंसिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं मार्किंग के लिए, वहाँ पर हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे क्लिप चलाते हैं तो वो खुरच सा आता है जिससे निशान लग जाता है। हम इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं यहाँ पेन या पेंसिल का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात करेंगे इसकी सावधानी की। स्क्राइबर संबंधी सावधानियाँ, इन्हें जंग इत्यादि से बचाना चाहिए। प्रयोग करने के पश्चात इन्हें टूल किट में ही रखना चाहिए। अगला है हमारा पंच। तो यह कठोर स्टील द्वारा निर्मित होता है तथा इसकी टिप नैरो मतलब संकरी होती है। इसका प्रयोग छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत संबंधी कार्यों में सेंटर पंच एवं प्रिंग पंच का प्रयोग किया जाता है। विद्युत संबंधी कार्यों में सेंटर पंच एवं प्रिंग पंच का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। सेंटर पंच का जो पंच बिंदु होता है वो होता है 90 डिग्री और इसके ओर पर बना पंच चिन्ह चौड़ा होता है परंतु गहरा नहीं होता। और प्रिंग पंच का कोण जो होता है वो होता है 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। इसे आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिंक पंच एवं साक्ष्य चिन्हों के लिए 60 डिग्री युक्त प्रिंक पंच का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटर पंच जो कि 90 डिग्री का बनाता है और ये हमारा प्रिंक पंच जो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का आर्क बनाते हैं। अगला है हमारा डिवाइडर। देखो यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से निर्मित कंपास की तरह 2 टांगों वाला मार्किंग औजार होता है। इसकी दोनों टांगें समान लंबी तथा नुकीली होती हैं और इसका साइज दोनों टांगों के जोड़ से नुकीले पॉइंट तक की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। बाज़ार में ये 100, 150 या फिर 200 mm की लंबाई में उपलब्ध होते हैं। इसका प्रयोग स्टील रूल से मार्किंग के लिए किया जाता है। चिन्ह करते समय पर दूरी का डिवीज़न करने के लिए डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। देखो जो ये है ये हमारे कंपास की तरह होता है डिवाइडर। इसका हम प्रयोग मार्किंग के लिए करते हैं। ये क्या लगा, ये ऊपर जो लगा है इसे हम रिवेट बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिवेट प्रकार का डिवाइडर, दूसरा होता है स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर। इसमें रिवेट लगा होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है। अगला जो हमारा है वो है ट्राई स्क्वायर। इसमें 15 से 20 व 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्टील ब्लेड होता है। इसे गुनिया भी कहते हैं। सामान्यतः प्रशिक्षार्थी के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाले ट्राई स्क्वायर की ही प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत वायरिंग आदि समकोण की जांच करने के लिए किया जाता है। जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है ये 15 से 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर लंबाई में ये आते हैं और इसका जो कार्य होता है वो होता है समकोण की जांच करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। देखो ये ऊपर इसमें ब्लेड होता है जहाँ पर ये वो लिखे हुए होते हैं नंबरिंग, तो इसका हम प्रयोग करते हैं समकोण की जांच करने के लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपको चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 में। और बाकी हमने आप लोगों के लिए एक गिव अवे रखा है कि जो भी हमारे नए 200 सब्सक्राइबर जो भी स्टूडेंट बनेंगे उनके लिए हम फ्री में एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन राइटिंग व एकदम सिंपल लैंग्वेज में उन्हें नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको जो गिव अवे है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, ताकि जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं हम आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और जो अभी तक पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवीजन करें। मिलते हैं आपको अपने लेक्चर नंबर 3 में।